नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। उपसर्ग के जिस प्रकरण को हमने प्रारंभ किया था उसकी प्रारंभिक शुरुआत में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के साथ होकर के नए शब्दों की संरचना होती है। यानी कि शब्द संरचना में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके शब्द के अर्थ में आमूल परिवर्तन कर देते हैं या कहें कि चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। वो तीन प्रकार का परिवर्तन हमने पढ़ा था कि किस प्रकार शब्द को प्रभावशाली बना देते हैं मूल शब्द को, और किस प्रकार उसके अर्थ को विलोम या उल्टा बना देते हैं, और किस प्रकार उस शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं। चार प्रकार के उपसर्गों की भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि उपसर्गों के प्रकारों में संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग, और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय ये भी तत्सम उपसर्ग ही होते हैं, तत्सम भाषा यानी संस्कृत से लिए गए। इसके अलावा हिंदी के उपसर्ग होते हैं जिनको हम हिंदी में प्रयुक्त यानी कि ये तद्भव उपसर्ग होते हैं, ये तत्सम होते हैं, और ये अव्यय जिनको प्रयुक्त करते हैं हम उपसर्ग की तरह वो भी तत्सम ही होते हैं। इसके अलावा हम विदेशी भाषा के उपसर्ग यानी अरबी, फारसी, अंग्रेजी और इत्यादि भाषाओं के उपसर्गों की हम चार प्रकार के उपसर्गों की यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें से हम पिछली क्लास में संस्कृत के उपसर्गों की हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें हमने संस्कृत के 22 उपसर्गों की चर्चा की है। आज जिन उपसर्गों के प्रकार की हम चर्चा करेंगे वो है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। यानी कि कुछ अव्यय हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग की तरह होता है, यानी कि वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं या नए शब्दों की संरचना करते हैं। अव्यय की क्लास में हमने बताया था कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अब आप देखिए कि अव्यय शब्द में भी उपसर्ग या कहें कि अव्यय जुड़ा हुआ है। ये ए जो शब्द है हमने इसकी चर्चा तत्सम के यानी संस्कृत के उपसर्गों में नहीं की है, लेकिन आज ये जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय हम पढ़ेंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सवाल आ सकता है कि अव्यय में कौन सा उपसर्ग है, पूछेगा वो उपसर्ग ही। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग में एक तो संस्कृत के मूल उपसर्ग जिनको संस्कृत के उपसर्ग ही कहा गया है, और कुछ अव्यय हैं अलग से तत्सम जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। इनका एक विभाजन किया गया है, और इस विभाजन से भी परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है कि संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो आपको कम से कम इन संस्कृत के 22 उपसर्गों को तो याद रखना ही है, ताकि आप इन तत्सम शब्दों यानी कि इन उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्ययों से उनका अंतर कर पाएं। बाकी हिंदी के और विदेशी भाषा के उपसर्गों में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। तो आइए हम इसको समझते हैं जरा। तो पहला अव्यय हम लेते हैं ए, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो नहीं या निषेध के अर्थ में होता है। हमने बताया था कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, कि हम उपसर्गों का अर्थ नहीं, लेकिन उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये ए उपसर्ग नहीं या निषेध के नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है। कैसे होगा, बस यहाँ इतना याद रखना है कि ये जो अव्यय शब्द हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्दों के साथ, यानी कि जैसे ये संस्कृत के उपसर्ग भी तत्सम शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे और ये अव्यय भी तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होंगे। हिंदी के जिन उपसर्गों की हम चर्चा करेंगे वो केवल हिंदी के यानी तद्भव शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे। देखिए जैसे अजर, अमर, अमर्त्य, इन शब्दों में सब में ए जो उपसर्ग लगा हुआ है वो उपसर्ग ना होकर के मूलतः है तो अव्यय ही, पर प्रश्न ऐसे ही आएगा कि उपसर्ग कौन सा है, तो हम आराम से इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। देखिए ये शब्द है अगोचर। ये अगोचर शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अ का मतलब होता है नहीं या निषेध, और गोचर का मतलब होता है जिनको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। तो अगोचर का मतलब हो गया ए प्लस गोचर, यानी कि जो गोचर यानी आंखों से देखा ही ना जा सके।
जैसे ईश्वर को अगोचर कहा गया है कि ईश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। तो पूछेगा यहाँ कौन सा उपसर्ग है? ए। ऐसे ही अवैतनिक शब्द है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें ए उपसर्ग है। ठीक है, पूछेगा उपसर्ग की तरह, अव्यय नहीं पूछेगा। अब देखिए अ प्लस वेतन प्लस इक, ये इक प्रत्यय भी इसमें जुड़ा हुआ है, ए उपसर्ग भी है। अब ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ है, तो इन सब में तो केवल उपसर्ग ही है, जबकि इस शब्द में प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है अवैतनिक में। तो ठीक है, अब देखिए इसी से मिलता जुलता या कहें कि इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला एक और अव्यय है अन, जो भी नहीं या निषेध के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अनधिकार शब्द शुद्धि में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ अगर हम इसको अलग करेंगे तो शब्द क्या निकलेगा? अन प्लस अधि प्लस कार, यानी कि इस शब्द में दो उपसर्ग हैं, एक मूलतः अव्यय है और एक संस्कृत का उपसर्ग है। पर परीक्षा में यही पूछेगा कि कौन से शब्द हैं जिनमें दो उपसर्ग हैं, छांटिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अलग अलग करके देखना है, पता चल जाएगा। ये शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, लिख क्या दिया जाता है? लिखा हुआ आता है अनाधिकार। बस हमें ये याद रखना है कि अनाधिकार से बनता ही नहीं है। अनाधिकार में कैसे निकालेंगे हम? अन निकालने के बाद में आधिकार बचेगा, और आधि और कार को अलग करेंगे। आधि नाम से कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इस शब्द को आपको इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको याद रखना है अनधिकार शब्द को। ठीक है, अब अगला देखिए, ऐसे ही बहुत सारे शब्द इस तरह के पूछे जाते हैं। अनपेक्षित, अब देखिए इसको जब हम अलग करेंगे तो यहां भी अन प्लस अपेक्षित निकलेगा, और इस अपेक्षित को भी अगर हम अलग करेंगे, अप प्लस ईक्षा प्लस इत प्रत्यय, ऐसे निकलेगा ये पूरा। तो अनपेक्षित में कितने उपसर्ग हो गए? अन और अप, ये दो तो उपसर्ग हो गए, और इत प्रत्यय हो गया। मूल शब्द क्या है? ईक्षा। ईक्षा यानी देखना। ठीक है, अनपेक्षित शब्द है ये, समझ में आ गया होगा। इसमें अप प्लस ईक्षा से एक शब्द और बनता है अपेक्षा, इसमें भी पूछ लिया जाता है कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। इत प्रत्यय लगाया है तो अपेक्षित, ईक्षा में इत प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? वो इक्षित, और जब इसकी संधि आपके साथ होगी तो अपेक्षित शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अन उपसर्ग को भी अलग कर सकते हैं। देखिए और भी शब्द हैं, जैसे अनभिज्ञ, इसको हम अलग करेंगे अन प्लस अभि प्लस ज्ञ। ठीक है, अब यहां भी दो उपसर्ग है। ऐसे ही देखिए अनुर्वर शब्द बहुत अच्छा शब्द है, अन प्लस उर्वर, ऐसे बनेगा। उर्वर का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है बंजर। ठीक है, बंजर भूमि और उर्वर भूमि। अन इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। एक बार की देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें अनु उपसर्ग है क्या, इसलिए परीक्षक यानी परीक्षा में आपको अनुर्वर में उपसर्ग पूछते समय वो अन उपसर्ग भी पूछ सकता है, ये वाला अन भी पूछ सकता है, अनु उपसर्ग भी पूछ सकता है, और ए उपसर्ग भी। को बताओ अनुर्वर में इनमें से कौन सा उपसर्ग है। अगर शब्द की बनावट आपको पता है तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए अनर्थ शब्द है, अन प्लस अर्थ, यहां भी अनुपसर्ग है। अब आप एक ये देखेंगे कि ये दोनों ही शब्द एक ही रूप में या एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन जहां ए उपसर्ग लगा हुआ है वो वाले शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए आप जय, मैं, ये ग, ये वह। ठीक है, लेकिन अन उपसर्ग वाले शब्दों को जब हमने अलग किया तो यहां देखिए ए स्वर है, अपेक्षित में ए स्वर है, अभी में अ स्वर है, और यहाँ उ स्वर है या ए स्वर है। इसका मतलब अन उपसर्ग हमेशा किसके साथ लगता है? स्वरों के साथ, यानी जो शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं वहां तो हम लगाते हैं अन, और जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो रहे हैं वहां हम लगाते हैं ए उपसर्ग। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं। अब देखिए अगला तीसरा उपसर्ग भी हम यहीं पढ़ लेते हैं।
अधेय, ठीक है, कई बार इसका अधस का रूप भी ये मिलता है। इसका मतलब होता है, यानी कि किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, नीचे के अर्थ में, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द जैसे अधोगति, ठीक है, अधोमुख, यहाँ संधि हो रही है। अगर आपने विसर्ग संधि को ठीक से पढ़ा है तो यहाँ आपको गलती नहीं करेंगे। अधो में से आप अधेय या अधस निकाल देंगे, यहाँ भी अधो में से, अधोगति में से अधेय या अधस शब्द या उपसर्ग निकालेंगे। देखिए, लेकिन ये अधेय शब्द पतन के साथ संधि नहीं करता है, ये अपवाद है संधि का, अधः पतन लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह हम अधेय उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण, बहुत सारे, करीब 25 के आसपास ये उपसर्ग अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण शब्द या उपसर्ग है इसमें अंतर। इसके साथ में एक और शब्द का जिक्र करेंगे साथ में ही, अंतर। देखिए, दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ तो हलंत लगा हुआ है रे में, और यहाँ पर हलंत लगा हुआ नहीं है। इस वाले अंतर का मतलब तो होता है मध्य, और इस वाले अंतर का मतलब होता है के बीच। देखिए, मध्य कह दो या इसको भीतर भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, एक शब्द है, बहुत बार हम देखते हैं, इसको पढ़ते भी हैं, अंतरराष्ट्रीय, और एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय। अब आपसे कौन सा शब्द शुद्ध है, इस तरह का भी कोई पूछ सकता है प्रश्न। ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। एक में तो ये वाला अंतर उपसर्ग लगा हुआ है, इस वाले शब्द में ये वाला अंतर शब्द लगा हुआ है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस अंतरराष्ट्रीय का जो अर्थ है, जनरली हम क्या लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, लेकिन नहीं। अर्थ क्या है इस अंतर का, भीतर या मध्य, यानी देश के अंदर होने वाला। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है, देश के भीतर होने वाला। अब व्यापार है तो व्यापार, और कुछ है तो कुछ। अंतरराष्ट्रीय इस वाले का मतलब होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी दो देशों के मध्य होने वाला, दो देशों के मध्य होने वाला। ये देखिए, ये दोनों में अंतर है। अब आप जब भी पढ़ें इस शब्द को थोड़ा बारीकी से देखें। इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है अंतर उपसर्ग है, और यहां पर ये वाला अंतर उपसर्ग है। इसको हम अंतः भी कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, अंतः भी कह देते हैं कई बार। जैसे शब्द है अंतःकरण, अंतःकरण ये शब्द बनता है, इसमें संधि नहीं होती है, ये संधि का अपवाद है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी ये वाला उपसर्ग, आप इसमें अंतः शब्द भी इस तरह लिख लें, ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, ये वाला और ये अलग है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। इंग्लिश में हम लोग इस वाले के लिए इंटर शब्द प्रयोग करते हैं, इंटरनेशनल, और इसके लिए कहेंगे इंट्रानेशनल, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाएगी, आप इसको अंग्रेजी के साथ याद रख सकते हैं। देखिए, अगला है, ये चौथा था, ये पांचवा, छठा उपसर्ग है अमा। अमा का मतलब होता है पास, ठीक है। पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमावस्या, ठीक है, और अमात्य, इस तरह कुछ बहुत कम शब्द मिलते हैं इससे बने हुए। अमावस्या और अमात्य, इन दोनों में अमा उपसर्ग है। अमा का मतलब होता है पास, ठीक है। अब देखिए अगला, अलम। अलम का मतलब होता है सजा हुआ। देखिए, जैसे इससे बनने वाले शब्दों में ये मैं जो है विसर्ग का रूप, ये अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। अलंकार, अलंकृति, अलंकरण, इस तरह इससे बनने वाले शब्दों का मतलब, यानी कि इसका अलम अपने आप में क्या है, एक उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाला अव्यय शब्द है। यानी जहां अलम शब्द के शब्दों का प्रयुक्त होगा, अलम शब्द प्रयोग होगा, वहां पर लिंग वचन कारक काल के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अलम शब्द, क्योंकि ये क्या है, एक अव्यय है,
तत्सम शब्द है, उपसर्ग की तरह ये शब्दों में आगे प्रारंभ में जुड़ करके शब्दों के अर्थ को बदलता है, या कहें कि नए नए शब्दों की ये रचना करता है। अब अलम के बाद में देखिए अगला शब्द है आविहि। क्या शब्द है? आविहि। बहुत बार आपने बहुत सारे आविष्कार, आविर्भूत, आविर्भाव इस तरह के शब्द देखे होंगे। आविहि का मतलब होता है प्रकट, जो चीज़ एकदम प्रकट हुई है। तो आविष्कार क्या होता है? कोई नई चीज़ जब प्रकट होती है, पता लगता है, तो वो नया आविष्कार कहलाता है। तो आविष्कार का मतलब भी अपने आप में जुड़ा हुआ है, प्रकट, कोई नई चीज़ प्रकट हुई है तभी तो वो आविष्कार है। आविष्कार। इस तरह देखिए षटकोण वाला शय बनता है इस विसर्ग का, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। आविर्भाव, यहाँ पे विसर्ग का क्या बन गया? रे बन गया। यानी कि ये जो विसर्ग है किस तरह अब ये शब्द है नहीं, पर ये विसर्ग में जो है अंत में विसर्ग, ये या तो षटकोण बन जाता है या रे बन जाता है। क्या बन गया? ये शय या रे बन जाएगा। याद रखेंगे, आवी वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए का और कु, ये बुरा या नीच के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। ये दोनों, अच्छा, कु उपसर्ग के नाम से हिंदी में भी चलता है। कै इसका रूप है, कु का रूप है कै। जैसे इसका क्या रूप है? कै। कपूत शब्द देखा होगा आपने। अब क्योंकि पूत शब्द तद्भव शब्द है, पुत्र से बना हुआ तद्भव शब्द है ये पूत, तो इसका जो तत्सम रूप है वो तो है कुपुत्र, और इसका तद्भव रूप जो बनता है वो बनता है कपूत। इसका मतलब ये है कि ये तो इसमें कै उपसर्ग जो लगा हुआ है वो हिंदी का उपसर्ग है, और इसमें कु उपसर्ग जो लगा हुआ है वो क्या है? संस्कृत का है, तत्सम है। यानी कि अब उपसर्गों में थे, उपसर्गों में से तो हमने पढ़ा नहीं है संस्कृत वालों में, इसलिए ये अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। या कुछ उदाहरण हम देखते हैं इसके। जैसे देखिए का पुरुष, यही शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है का पुरुष का मतलब कायर। ठीक है। कापथ यानी बुरा पथ, का पथ ये शब्द भी प्रयुक्त होता है, यानी कि इसका मतलब होता है बुरा पथ। ठीक है। अब कु से बनने वाले भी कुछ शब्द हैं, जैसे को रूप, को पुत्र। तो ये इन शब्दों को देकर के और आपसे वो पूछ सकता है कि कौन से शब्द में अव्यय का प्रयोग हुआ है। संस्कृत का उपसर्ग नहीं बल्कि अव्यय का प्रयोग हुआ है, वो ये पूछ सकता है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आपको इस विभाजन में जो समझने वाली मुख्य बात है, शब्द तो आप देख लेंगे, पता चल जाएगा शब्द को पढ़ते ही, लेकिन मुख्य बात यह है कि कौन सा शब्द संस्कृत का उपसर्ग है और कौन सा शब्द अव्यय है, ये चीज़ हमें देखनी है। देखिए अगला है चिर या चिरम। इसका मतलब होता है अधिक, या कहें कि देर, जो चीज़ देर तक रहती है। चिरकाल, चिरंजीवी, इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। जैसे अच्छा, ये दोनों ही रूपों में प्रयुक्त है, दोनों ही अव्यय हैं संस्कृत के, यानी तत्सम। अब देखिए चिरकाल, यानी चिरकाल का मतलब होता है बहुत लंबे समय के काल की बात कहते हैं, चिरकाल। ठीक है। चिरायु, जो व्यक्ति लंबी आयु का होता है और आशीर्वाद भी देते हैं, भाई चिरायु है ना। चिरायु मतलब लंबी, दीर्घ जीवी, लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। चिरजीवी, लंबी उम्र का या लंबी उम्र जीने का आशीर्वाद। चिर यानी लंबा, अधिक, और जीवी यानी जिंदा रहने वाला। अच्छा, ये शब्द भी चलता है चिरंजीवी, दोनों ही ठीक है, गलत कोई सा नहीं है। एक में चिर और एक में चिरम, दोनों अगर मान लो चिरजीवी दे तो आप क्या उपसर्ग अव्यय निकालेंगे? चिर, और चिरंजीवी दे तो क्या निकालेंगे? ये वाला चिरम उपसर्ग यहां से आप निकालेंगे। अब देखिए अगला है तिरह। तिरह का जो शब्द है ये तिरस, इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, कई बार से भी बन जाता है तिरस। ठीक है। इस तरह का शब्द अर्थ देता है। तिरह का मतलब होता है एक तरह से छुपने के अर्थ में। किस अर्थ में होता है? छुपने के अर्थ में, या किसी चीज की छोटेपन या तुच्छता के अर्थ में। तुच्छ, तिरह का मतलब क्या होता है? छुपना या तुच्छ बात के लिए आता है। बहुत सारे शब्द हैं इसके।
तिरस्कार शब्द बनता है, देखिए यहाँ से बन गया, जिस तरह तिरस शब्द आया है ना, यानी कि मूल शब्द तो क्या है, विसर्ग वाला ही है, ये विसर्ग से बन जाता है कई बार, तिरस्कार। अच्छा, तिरोहित, ये शब्द भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तिरोहित। तिरोधान, किसी चीज को एकदम से छुप गई कोई चीज तो उसको कहते हैं तिरोहित होना, डूब जाना, छुप जाना, ठीक है। तो इस तरह इसके शब्द बन जाते हैं। पुरह, ये पुरह शब्द भी होता है। पुरह शब्द का मतलब होता है अग्रणी। पुरह शब्द का क्या मतलब होता है, अग्रणी। पुरह शब्द का मतलब होता है अग्रणी, सामने, आगे। देखिए बहुत सारे शब्द हैं इससे। पुरस्कार बहुत अच्छा शब्द है, पुरस्कार। अब यहां पर विसर्ग संधि का उदाहरण है, से बन रहा है विसर्ग का। पुरोधा, पुरस्सर, इस पुरह शब्द से बनने वाले शब्द कई बार ये पुरस्कार, पुरोधा, पुरस्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पुरह वाले शब्द, ठीक है। पुरस्कार का तो मतलब आपको पता ही है, कोई इनाम पुरस्कार होता है। पुरस्सर का मतलब होता है पुरः यानी आगे, सामने, शरण करने वाला, चलने वाला, यानी अग्रणी, ठीक है। इस तरह के शब्द। और पुरोधा का मतलब भी होता है किसी चीज को स्थापित करने वाला, ठीक है, पुरोधा। ऐसे ही और भी शब्द हैं इसके, जैसे पुरोहित शब्द भी इससे बन जाता है। तो इसमें पुरह उपसर्ग, अगर ये शब्द आ जाए तो क्या छाटेंगे आप इसमें कि कौन सा उपसर्ग है, पुरह उपसर्ग इनमें है। अगला है पुनः या पुनर, ठीक है। देखिए पुनः विसर्ग लग रहा है और विसर्ग का रूप किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। पुनः का मतलब होता है कोई चीज दोबारा अगर हो रही है, एक बार हो गई उसके बाद अगर दोबारा हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पुनः, यानी दोबारा या फिर। इससे बनने वाले शब्द भी काफी महत्वपूर्ण है। ये शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पुनरावलोकन। अब इसका अगर अपन जो अशुद्ध रूप परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है पुनरावलोकन। अब आप ये देखें पहले तो इसमें से कौन सा शुद्ध है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, पुनरावलोकन सही है या पुनरावलोकन सही है। तो आप इस उपसर्ग को या इस अव्यय को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ विसर्ग का रे बना हुआ है और इसमें अवलोकन शब्द जुड़ा है, तो ये निकलेगा पुनः, या फिर इसको आप पुनर् भी निकाल सकते हैं, प्लस ए निकलेगा तो अवलोकन। क्या बन जाएगा, इसमें दो उपसर्ग हो गए एक तरह से, तो पुनः या पुनर और दूसरा अव। ये वाला शब्द गलत है। पुनरावलोकन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा, किसी चीज को अवलोकन करना, दोबारा देखते हैं तो उसको कहते हैं पुनरावलोकन। पुनरावलोकन नहीं, पुनरावलोकन शब्द गलत है, ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो उपसर्ग है वो है पूर्व। अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। पूर्व का मतलब वही पहला या पहले, सरल है, जैसे पूर्व काल। इस पूर्व निश्चित, कोई चीज पहले से ही निश्चित हो तो क्या हो जाती है, पूर्व निश्चित हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सरल शब्द इससे बनेंगे, इस पूर्व वाले शब्द से, ठीक है। अब देखिए एक और अव्यय है पर। पर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर उपसर्ग को हम संस्कृत के उपसर्गों में लिख देते हैं गलती से, लेकिन आपको ये चीज, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, इसको स्टार लगा लें आप, कि पर अगर पूछा जाए कौन से उपसर्गों में शामिल है तो ये 4 प्रकार के उपसर्ग जो हमने पढ़े हैं संस्कृत के या उपसर्ग की तरह प्रयुक्त, अव्यय या हिंदी या विदेशी, तो इसको हम किस में करेंगे, अव्यय में करेंगे। दिखता एकदम उन्हीं प्रे, परा, प्रति और परी उनकी तरह है, लेकिन इसको हम करेंगे किसमें, अव्यय में करेंगे। पर का मतलब होता है दूसरा। जैसे देखिए पराधीन, ये शब्द तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पर प्लस अधीन ऐसे बनेगा, इसमें पर उपसर्ग है, ठीक है। क्या बन जाएगा, पर से पराधीन बन जाएगा, पर प्लस अधीन से। देखिए ये शब्द परोपकार, ये परोपकार शब्द भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पर प्लस उप प्लस कार। अब देखिए यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं। कौन से उपसर्ग हैं, 2। एक तो संस्कृत का ही है उप और एक अव्यय है,
ये पर। तो दो, लेकिन अब पूछेगा ये कि कौन से दो उपसर्ग कौन से शब्द में है, तो परोपकार में दो उपसर्ग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द देखिए ने, बहुत ही अच्छा शब्द है। नहीं या रहित या निषेध के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, पता ही है आपको। अब देखिए नए उपसर्ग से बनने वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नग। अब देखिए, अब लगता ही नहीं है कि इसमें ये नए उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग हुआ, हमें तो एक शब्द जैसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अलग अलग है, दोनों ही अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर। ने का मतलब नहीं और गे का मतलब गमन करना। जो गमन नहीं कर सके यानी कि जो अपनी जगह पे स्थिर रहे, इसलिए नग किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का पर्यायवाची है। और कौन सी चीज है जो गमन नहीं करती? सूर्य। बिल्कुल, सूर्य भी नग कहा जाता है, क्योंकि पहले तो सूर्य को माना जाता था कि पृथ्वी के चक्कर लगाता होगा, लेकिन अब ये घोषित हो चुका है, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि सूर्य तो ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य भी क्या हो गया? नग हो गया। पहाड़ और ये सूर्य, ये दोनों क्या हो गए? नग। ठीक है। अब देखिए, अच्छा नग और नाग, नाग वाले शब्द को भी शब्द युग्म में पूछ लिया जाता है। नाग का मतलब क्या होता है? सर्प। ठीक है, नाग का मतलब सर्प भी होता है, नाग का मतलब हाथी भी होता है। ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग है जो दूसरे वाले इस विभाजन में यानी उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ और शब्दों की हम चर्चा करते हैं। देखिए पुरा, पुरा का मतलब वही प्राचीन अर्थ में है। जैसे देखिए पुरातन, पुरा पाषाण, या अपने इतिहास में पुरा पाषाण काल और ये पढ़ा होगा। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, पुरा पाषाण, पुरा अवशेष, इस तरह के शब्द निकलते हैं पुरा से। ये संधि नहीं कर रहा है, आराम से इसको छांट लेंगे, ये पता चल जाएगा शब्द को देखते कि इसमें पुरा उपसर्ग है। अब देखिए एक शब्द ऐसे ही इस प्राचीन वाले अर्थ से मिलता जुलता, प्राक। प्राक का मतलब भी यहाँ प्राचीन ही होता है, और इससे बना हुआ एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये यहाँ से टूटेगा कैसे? प्राक प्लस ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक शब्द, ऐतिहासिक शब्द को भी अगर तोड़ते हैं तो ये क्या शब्द निकलेगा? इतिहास प्लस इक। इनकी चर्चा हम प्रत्ययों वाली क्लास में करेंगे। इतिहास प्लस इक, तो प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है। ठीक है। प्रागवैदिक, इस तरह का शब्द भी बन जाएगा। प्राक कथन यानी पूर्व यानी पहले का या प्राचीन कथन। ठीक है, इस तरह के शब्द इससे बन जाएंगे। अब देखिए बहु उपसर्ग है, ये बहुत या अधिकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बहु आयामी, ठीक है, बहुआयामी शब्द है, इसमें बहु उपसर्ग है। आराम से देखने में पता चल रहा है कि बहुआयामी में कौन सा उपसर्ग है? बहुतायत। इसमें भी बहुत प्लस आयत दो शब्द हैं, बहु में ये इसी तरह का ये अर्थ दे रहा है। ठीक है, इस तरह का ये शब्द बन जाएगा बहुवचन, बहुमूल्य, इस तरह के अर्थ है। यहाँ तो ये बहुत प्लस आयत की संधि हुई है, बहुत प्लस आयत। ठीक है, बहुतायत बन जाएगा, इसमें बहु नहीं है, ये बहुत शब्द है इसमें। ये भी एक तरह का अव्ययी है। ठीक है, तो इस तरह ये बहु उपसर्ग से बनने वाले हो गए। अगला है बही। बही का मतलब होता है बाहर। ये शब्द भी अच्छा शब्द है और ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे बहिर्गमन, बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ, गमन यानी जाना, बहिर्गमन। ठीक है, इस तरह बहिरागमन, ये भी अच्छा शब्द है। देखिए एक शब्द तो है बहिर्गमन, एक है बहिरागमन। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? शब्द बहि प्लस गमन। इस वाले का करेंगे विच्छेद तो यहाँ बहि
प्लस आगमन, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आ उपसर्ग भी है, तो यहाँ पर 2 उपसर्ग हो गए और यहाँ पर केवल एक ही उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए अगला सत जो उपसर्ग है, सत या सद। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा उपसर्ग है, ये लगता हमें संस्कृत के उपसर्ग जैसा है और शायद कई किताबों में संस्कृत के उपसर्गों में भी दिया हुआ होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ये उसी पर की तरह इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें ये अव्यय में इसको याद रखना है कि संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, जबकि बहुत सारे शब्द इससे संधि करके बनते हैं। जैसे सज्जन, खूब हम संधियों में पढ़ते हैं, सत प्लस जन, ये हमने व्यंजन संधि में पढ़ा है कि किस प्रकार सज्जन में सत प्लस जन से मिलकर के ये संधि बनाएगा। ठीक है, अब देखिए सदाचार शब्द है, ये भी निकल जाएगा यहाँ से, सत प्लस आचार। देखिए अब दिक्कत ये आती है कि इसमें सद करें या सत करें, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? सत को ही देंगे। अगर सत नहीं है ऑप्शन में तो हम सद को प्राथमिकता दे सकते हैं या सद कर सकते हैं। सद गति, अब देखिए यहाँ पे सत प्लस गति से क्या है, यहाँ भी संधि हो रही है, लेकिन कई पुस्तकों में सद गति में किसी भी प्रकार की संधि नहीं मानी है, सद प्लस गति माना है। लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में इसको संधि में पूछा जाता है सत प्लस गति, और इस ग के प्रभाव से ये तय किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में। ये हमने व्यंजन संधि में पढ़ा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ 1-2 और शब्द बचे हैं। देखिए जैसे स्वयं, बहुत अच्छा शब्द है। स्वयं का मतलब होता है निजी या अपना, ये इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छे शब्द बनते हैं इससे, जैसे स्वयंवर। ठीक है, यानी खुद अपना वर चुनना, स्वयंवर। स्वयंभू, बहुत अच्छा शब्द है। किसको कहा जाता है स्वयंभू? स्वयंभू कहा जाता है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर, भू का मतलब होता है स्वयं, भू का मतलब होता है कारण। ये जो अपना कारण खुद स्वयं है। ठीक है, यानी ईश्वर का कोई भी जन्म देने वाला या ईश्वर कहाँ से पैदा हुआ हमें नहीं पता, वो खुद का कारण खुद ही है, स्वयंभू। ठीक है, इस तरह ये स्वयं अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अगला है स्व, देखिए जिसकी हमने चर्चा की थी। इस स्व का मतलब भी होता है अपना। ठीक है, अब देखिए स्वदेश, स्वराज्य, इस तरह के शब्दों में ये प्रयुक्त होता है। बहुत सरल है, बस हमको मुख्य रूप से ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो शब्द है ये अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के अव्यय नहीं है। देखिए एक शब्द है नाना, वैसे तो लगता है कोई नाना रिश्तेदारी जैसा, लेकिन नाना का मतलब होता है अनेक या बहुत। जैसे नाना रूप, अब ये भी एक तरह का उपसर्ग है। नाना रूप, नाना प्रकार, इस तरह के शब्द ये बनाता है मिलकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाना भी क्या है एक तरह से, अब अपन को पहली बार देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये नाना नाम से कोई उपसर्ग भी हो सकता है क्या। ठीक है, अब देखिए प्रातः, प्रातः का मतलब पता ही है आपको, सुबह के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रातः काल, ये अपवाद है संधि का। ठीक है, ये प्रातः काल है, इस तरह के ये शब्द बनाएगा। प्रातः स्मरण, इस तरह के, इससे प्रातः काल, प्रातः स्मरण, इससे प्रातः वाले शब्द से इस प्रकार के उपसर्ग बनेंगे। ठीक है, एक है प्रादुः, प्रादुः का मतलब भी प्रकट होता है। जैसे आवही का मतलब होता है प्रकट, इस तरह प्रादुः का मतलब भी प्रकट होता है। अब देखिए प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, इस तरह के शब्द बनाएगा। यानी विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा, और रे आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। प्रादुर्भाव, किसी चीज दोबारा अगर उसका उद्भव होता है तो उसको कहते हैं प्रादुर्भाव हो गई, उत्पन्न हो गई कोई वस्तु। ठीक है, एक शब्द है इति, इति का मतलब होता है ऐसा या ऐसी। ठीक है, ये भी
उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अब जैसे इतिहास शब्द है, अब आपसे कोई पूछ ले कि इतिहास में भी कोई उपसर्ग है क्या, तो एक बार तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, असमंजस की स्थिति में पड़ जाएंगे कि हमने कभी इति को उपसर्ग की तरह पढ़ा ही नहीं है। ये अव्यय है संस्कृत का जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, इतिहास। ठीक है, इतिवृत्त। अब देखिए इनमें इति जो है वो उपसर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का हमें कि कौन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इनमें कोई है तो वो ये है कि हमें इन अव्ययों को याद रखना है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। शब्द आप आराम से इनमें से छांट लेंगे, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी के ये 2 हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।